नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पूर्वांचल में जुर्म और जराइम की दुनिया से अपनी बादशाहत कायम करने वाले मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। बीती रात मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बांदा जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन मुख्तार की मौत के बाद बेटे उमर अंसारी और परिजनों ने मुख्तार की मौत को मर्डर करार दिया है। उनका आरोप है कि जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है। लेकिन इसी बीच मुख्तार का उसके बेटे उमर के साथ फोन पर बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या मुख्तार की मौत नॉर्मल थी या फिर उसकी हत्या की गई। देखिए, मुख्तार की मौत या मर्डर। मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। इनकी मौत संदेह के घेरे में है। इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए अराजकता होती है। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। पूर्वांचल के डॉन के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी की ये आखिरी शायरी है, जिसमें मुख्तार ने सिस्टम को चैलेंज किया था। जिस मुख्तार अंसारी की 4 दशक तक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में दहशत थी, वही मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार को मौत से करीब 3 घंटे पहले ही इलाज के लिए मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां 9 डॉक्टर्स की टीम उसके इलाज में जुटी थी, लेकिन उसे बचाया ना जा सका। 28 मार्च शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 40 मिनट तक अधिकारी जेल के भीतर रहे और करीब 8:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज लाया गया। मुख्तार की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से तुरंत 9 डॉक्टर्स की टीम उसके इलाज में जुट गई, जहां 2 घंटे तक मुख्तार का इलाज चलता रहा। हालात इतने बिगड़ गए थे कि मुख्तार अंसारी को आईसीयू से सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसे बचाया ना जा सका। रात करीब 10:30 बजे के आसपास मुख्तार की मौत हो गई। मौत के बाद डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज शाम लगभग 8:25 पर सिद्धदेश विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानअल्लाह उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल के कार्मिकों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे ओवर ईटिंग और कब्ज की शिकायत का इलाज किया और 14 घंटे के बाद उन्हें वापस मंडल कारा भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद गुरुवार की रात शाम 7:30 बजे के आसपास एक बार फिर उनके मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने लगी और जिसके बाद आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन दिल की धड़कन बंद होने के चलते मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। उधर मुख्तार की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, यूपी के साथ साथ पूरा देश सन्न हो गया। मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से इस मौत को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने जेल प्रशासन पर उन्हें धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वो न्याय के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्हें माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेगी।
और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। दूसरी तरफ कई विपक्षी दल भी इसे लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले की न्यायिक जांच की मांग के साथ ही तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। वहीं तेजस्वी यादव ने एक्स पर कहा कि यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्ष के कई नेताओं ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए न्यायिक जांच की मांग कर दी। इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे, जिसमें उन्होंने इस एप्रीहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में थानों के अंदर, जेलों के अंदर लोग मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर 1 श्रेणी में आ रहा है। स्पष्ट रूप से कानून व्यवस्था का मामला है, भ्रष्ट कानून व्यवस्था है। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। उधर यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने जहर वाले आरोप को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि मुख्तार को कोई जहर नहीं दिया गया। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। जहर वाले मामले को तूल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि उमर अंसारी और उनके पिता यानी मुख्तार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जहर देने को लेकर उमर और मुख्तार के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि न्यूज 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, पर सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को सुने तो इस ऑडियो में मुख्तार अंसारी की आवाज बेहद धीमी सुनाई दे रही है। तो वहीं मुख्तार अंसारी का बेटा उमर मुख्तार को ढांढस बांधते हुए कह रहा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और वो जल्द ही उनसे मिलने आएगा। मुख्तार ने इस बातचीत में भी स्लो पॉइजन की बात की है। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात। जी
हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। उधर बांदा में मुख्तार का पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान भारी संख्या में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पुलिस बल तैनात थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर्स के पैनल ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया है और बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। पोस्टमार्टम करते वक्त न सिर्फ बांदा के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, बल्कि उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं वो भी पोस्टमार्टम के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर न्यायिक जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं और इसमें अधिकारियों को जाँच के लिए आदेशित भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उमर अंसारी ने इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी पर एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि सुनियोजित तौर पर उनकी हत्या की गई है। लेकिन उनके बेटे ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके पिता का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टर से कराया जाए। उमर ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें बांदा के मेडिकल सिस्टम पर कतई भरोसा नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में परिवार वालों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अब इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और गरिमा सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। बांदा प्रशासन को 3 दिन के भीतर मुख्तार के मामले में सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। पोस्टमार्टम के बाद शाम करीब 5 बजे मुख्तार का शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान मुख्तार का बेटा उमर अंसारी वहां मौजूद थे, जिसके बाद एक काफिले में मुख्तार का पार्थिव शरीर लेकर पुलिस के दल बल के साथ काफिला गाजीपुर के लिए निकल गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करने के बाद अब मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके बेटे उमर अंसारी के सुपुर्द कर दिया गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा काफिला जिसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा कर्मी है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक प्लाटून पीएसी और इसके अलावा ये एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है पोस्टमार्टम के बाद उनके बेटे उमर को सुपुर्द किया गया था, जो फिलहाल अब बांदा मेडिकल कॉलेज से निकल चुका है और वो गाजीपुर की तरफ रवाना हो चुका है। ये देखिए, ये उमर अंसारी हैं जो फिलहाल अब बांदा मेडिकल कॉलेज से मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर लेकर यहां से निकल चुके हैं। ये उनके परिवार की कुछ महिलाएं हैं जो इस गाड़ी में मौजूद हैं और ये देखिए लगातार गाड़ियों का काफिला जो बांदा मेडिकल कॉलेज है वहां से गाजीपुर की तरफ रवाना हो चुका है। एक बड़ा काफिला है। पहले जो बताया जा रहा था कि तकरीबन 26 गाड़ियां मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए इस काफिले में लगाई गई थी और ये देखिए लगातार पुलिस का एस्कॉर्ट, एम्बुलेंस और इसके अलावा तमाम सारे सुरक्षाकर्मी आपको लगातार इस काफिले में जाते हुए नजर भी आ रहे होंगे। उधर गाजीपुर में मुख्तार की मौत के बाद पूरा बाजार बंद रहा। इस इलाके में मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील हो चुका है और बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। तमाम मुख्तार अंसारी के समर्थक, तमाम चाहने वाले इस परिवार के यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी 3 भाई, सुभानुल्लाह अंसारी सबसे बड़े जो 2 बार के विधायक रहे और इसके अलावा अफजाल अंसारी 4-5 बार विधायक रहे। ये देखिए पूरा प्रशासन का अमला, चूँकि ये मामला संजीदा है और पूरा प्रशासन का अमला पूरे आसपास के जिलों में धारा 144 लगाई गई है। गाजीपुर, मऊ, बनारस जैसे इलाके में मुख्तार अंसारी का अपना एक दबदबा था। मऊ की सीट से 5 बार विधायक, अभी मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी वहाँ से विधायक। पत्नी अफशा अंसारी पर 75,000 रुपए का इनाम है
और वो फरार है। अब्बास अंसारी विधायक है, वो जेल में है। स्थिति को ध्यान में रखकर गाजीपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण ना हो, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है। यहाँ पे परिजनों का कहना है कि लोग आ रहे हैं, एक ही जगह इकट्ठा होने से दिक्कत होती है, तो इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग अपना शोक संतप्त परिवार से मिल चुके हैं वो मिलने के बाद वापस जुमे की नमाज भी है। सभी जगह पर्याप्त, शहर में भी यहाँ पे भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके कानून व्यवस्था को लेके सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पर्याप्त फोर्स हमारे पास उपलब्ध है और मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। और यहाँ पर भी लोगों से कहा गया है कि वो लोग परिवार से मिलकर निकलते रहें, कहीं पे भी भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी लगी है, सेक्शन 144 भी लगा हुआ है, एक जगह पे इकट्ठा होना मना है। तो वही लोगों को समझा रहे हैं और यही सबसे अनुरोध है कि संयम बरतें। मुख्तार अंसारी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में एक जमाने में उसकी तूती बोलती थी। आजादी के क्रांति वीरों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार के परिवार में दादा से लेकर नाना और पिता तक सियासत से जुड़े रहे। ऐसे में मुख्तार का परिवार कितना बड़ा है, चलिए आपको बताते हैं। एक दौर ऐसा था कि पूर्वांचल की धरती पर मुख्तार अंसारी की तूती बोलते थे, लोग उसके नाम से कांपते थे। जब मुख्तार का काफिला निकलता था, लोग या तो घरों में छिप जाते या फिर सिर नीचे कर लेते। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी की सियासत के कई बड़े फासले गाजीपुर के बड़े फाटक से तय किए जाते। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि पूर्वांचल में मुख्तार का खड़ा किया का खौफ का किला ढह गया। भले मुख्तार का नाम जराइम की दुनिया में लिया जाता है, लेकिन उनके पुरखों ने देश के सियासत में अहम किरदार निभाया है। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हैं। वो 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जी हां, आपको बता दें, वहीं दूसरे जो उनके रिश्तेदार हैं, मुख्तार के नाना, वो महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की है। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 में नौशेरा की लड़ाई में शहीद हुए। ऐसे में चलिए आपको मुख्तार के पूरे कुनबे को दिखाते हैं और समझाने की हम कोशिश करते हैं कि देखिए, सबसे पहले देखिए, मुख्तार के जो दादा हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, यानी परिवार की जड़ें जो हैं वो आजादी से जुड़ी हुई हैं। ये आजादी में इन्होंने हिस्सा लिया है और 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। वही मुख्तार, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के पिता सुहान अल्लाह अंसारी और उनकी बेगम राबिया थी। 3 बेटे हुए इनके। 3 बेटे होने के बाद आपको बता दें कि जो बड़े भाई थे वो थे सिबाकतुल्लाह अंसारी, जो अभी मोहम्मदाबाद से 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे वहां से हैं। अफजाल अंसारी उनके बड़े भाई हैं। अफजाल अंसारी बहुजन समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के सांसद भी हैं। और सबसे छोटे थे मुख्तार अंसारी, जिनकी आज जेल में मौत हुई है। अब आगे परिवार क्या है वो भी आपको सिलसिलेवार से समझा देते हैं। देखिए, सिबाकतुल्लाह की जो बेगम है वो है जौहर फातिमा, उनकी तरफ से आगे बेटे सोहेब अंसारी, सलमान अंसारी और सहर अंसारी। अफजाल अंसारी के परिवार की बात करें तो फरात अंसारी, मारिया अंसारी, नुसरत अंसारी और सुहान अल्लाह अंसारी। अब मुख्तार अंसारी के परिवार की बात कर लेते हैं। अफशा अंसारी। अफशा अंसारी मामलों में कई केस दर्ज हैं और अभी भी फरार चल रही हैं। अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं लेकिन अभी जेल में हैं, उन पे कई मामले दर्ज हैं इस पूरे मामले में। दूसरी तरफ उमर अंसारी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। तो इसे आप देख सकते हैं कि इस परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है। मुख्तार अंसारी का परिवार की बात तो हमने कर ली। अब चलिए आपको मुख्तार पर पिछले 17 महीनों में कितने मामले थे, क्या सजा हुई थी, वो भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी पर 17 महीने में 8 बार सजा हुई है। तारीख 21 सितंबर 2022, केस जेलर को धमकी देने का, सजा 7 साल की यहां पे हुई है। चलिए, 23 सितंबर 2022, केस गैंगस्टर एक्ट, सजा 2 साल। अगला केस की बात कर लेते हैं। 15 सितंबर 2022, केस था गैंगस्टर एक्ट का, इसमें सजा हुई 10 साल की। 17 महीने में 8 बार सजा हुई है। 25 फरवरी 2023, केस था आर्म्स एक्ट का और इसमें भी सजा 10 साल की हुई थी। एक के बाद एक कई मामलों में सजा होती जा रही थी। 29 अप्रैल 2023 की बात करें, केस था कृष्णानंद राय हत्याकांड, काफी फेमस यह हत्याकांड था।
इसमें भी मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। 5 जून 2023 अवधेश राय हत्याकांड और सजा उम्र कैद, यहां पर उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई थी। 15 दिसंबर 2023 यह केस था, बम से उड़ाने की धमकी था। इस केस में भी मुख्तार अंसारी को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई। तो 13 मार्च 2024 को फर्जी लाइसेंस के मामले में केस था यह पूरा और सजा हुई इसमें उम्र कैद, यानी 2 मामलों में तो मुख्तार अंसारी को सजा हुई थी। अब मुख्तार और उसके फैमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है वो भी आपको जल्दी से हम समझा देते हैं। मुख्तार अंसारी देखिए 61 केस दर्ज हैं। अब्बास अंसारी जो बेटा है उस पर 8 केस दर्ज हैं। निखत अंसारी जो बहू है 1 केस दर्ज है। वहीं बेगम अफसा अंसारी जो उनके मुख्तार अंसारी की पत्नी है उस पर 11 केस दर्ज हैं और अभी फरार चल रही हैं। वहीं उमर अंसारी बेटा है, 6 केस उस पर दर्ज हैं। अफजाल अंसारी भाई है और सांसद भी हैं, 7 केस दर्ज हैं। वहीं एक और भाई है मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी, 3 केस दर्ज हैं। तो राजनीतिक बैकग्राउंड भी है और क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। यानी यूपी के गाजीपुर में खौफ की जमीन तैयार करने के बाद मुख्तार अंसारी ने एक पैर गुनाह की दुनिया में जमाया और दूसरा पैर राजनीति में। मुख्तार सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि समाज और सियासत दोनों के सामने एक सवाल की तरह रहा। जुर्म की दुनिया में दशकों तक मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही। उस पर केस तो दर्ज हुए लेकिन सजा नहीं हो पाई थी। लेकिन बीते 17 महीनों में 8 केस में मुख्तार को सजा हुई। जुर्म की दुनिया का मुख्तार कभी क्रिकेट का उभरता हुआ खिलाड़ी हुआ करता था और फिर राहें जुदा हुई और मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन गया। वो खिलाड़ी जिससे यूपी की सियासत भी अछूती नहीं रही। एक नजर मुख्तार के अपराधनामे पर। तब वो क्रिकेट खेलता था, तब वो कॉलेज में पढ़ता था, तब वो बंदूकों से नहीं बैट से खेलता था। जब कोई गैंगस्टर बाहुबली नेता बनता है तो इतना बेखौफ हो जाता है कि समाज और कानून व्यवस्था के लिए ही खौफ बन जाता है। और ऐसा ही किरदार है मुख्तार अंसारी। बात तब की है जब मुख्तार अंसारी का नाम गैंगस्टर की हिट लिस्ट से बहुत दूर क्रिकेटर्स की लिस्ट में हुआ करता था। उस वक्त उसके हाथों में बंदूक नहीं बल्कि बैट और बॉल हुआ करते थे। लेकिन एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। यूपी के जिला स्तर के उस क्रिकेटर का नाम था मुख्तार अंसारी, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा है। ज्यादातर लोगों ने मुख्तार को बंदूकों के साथ देखा है, शूटआउट और जेल आने जाने वाली सुर्खियों में देखा है। 1970 का दशक था। यूपी में कई सरकारी योजनाएं लाने की तैयारियां थी, जिनके लिए करोड़ों रुपए के सरकारी ठेके जमीन पर नजर आने लगे। इन ठेकों के लिए पूर्वांचल में शुरू हुई वर्चस्व की जंग। इसमें एक किरदार उभरा मुख्तार अंसारी का। वैसे तो मुख्तार अंसारी के कुनबे का अपराध से कोई नाता नहीं था, लेकिन मुख्तार ने अलग रास्ता चुना और इसकी शुरुआत पिता के लिए कहे गए अपशब्दों के बाद हुई। सच्चिदानंद राय अपनी बिरादरी के दम पर ही मुख्तार अंसारी के पिता से भिड़ गए। मोहम्मदाबाद बाजार स्थित मुख्तार के घर पर उस शख्स ने खूब गाली गलौज किया। उस वक्त सबको लगा कि मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भरे बाजार अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मुख्तार अंसारी ने चुपचाप एंट्री ली। मुख्तार को लगा कि भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं, पिता नगर पंचायत के चेयरमैन, लंबा चौड़ा परिवार है, तो डर किस बात का। यही सोचकर मुख्तार ने सच्चिदानंद राय को उसी के हरिहर गांव में गोली मार दी।
इस घटना के बाद मोहम्मदाबाद से लेकर गाजीपुर तक लोगों को मालूम हो गया कि पेस बॉलर मुख्तार अब गोलियां चलाने लगा है। अपने इलाके के दबंग सच्चिदानंद राय की हत्या में 2 लोगों ने मुख्तार की मदद की थी, साधु सिंह और मखनू सिंह। साधु और मखनू को ही मुख्तार अंसारी का आपराधिक गुरु माना जाता है। दोनों ने मदद के बदले मुख्तार से एक अजीबोगरीब गुरु दक्षिणा मांगी। मुख्तार राजी हो गया, लेकिन जो गुरु दक्षिणा मुख्तार देने जा रहा था उससे पूर्वांचल की क्राइम हिस्ट्री, सियासत, समाज सब बदलने वाले थे। मुख्तार ने अपने गुरु साधु और मखनू के कहने पर रणजीत सिंह की हत्या की सुपारी ले ली। रणजीत सिंह मुख्तार के आपराधिक गुरुओं का दुश्मन था। उसकी हत्या के लिए मुख्तार ने जो तरीका अपनाया वो शार्प शूटर्स को भी हैरान कर देता है। मुख्तार ने रणजीत सिंह के पड़ोसी के घर से निशाना लगाया और एक ही गोली में रणजीत को ढेर कर दिया। अपराध से राजनीति में आया मुख्तार। 1991 में पूर्वांचल में गैंग वॉर की गोलियां वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक गूंजने लगी। कभी सरकारी ठेके तो कभी बदले के नियत से मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच 1985 से 1990 के बीच 50 से ज्यादा शूटआउट हुए। इसी बीच मुख्तार ने एक दांव खेला। वो जमींदार पहले से था। गैंग वॉर की जमीन पर काली कमाई और खौफ की फसल उफान पर थी, इसलिए अब मुख्तार ने गुनाहों को सियासत के पर्दे में ढकने की कोशिश की। साधु सिंह और मखनू सिंह 2 भाई थे और इनका एक पूरा लंबा चौड़ा गिरोह था। मुख्तार उनके गिरोह में शामिल हो गया। बंसी और पांचू ने एक और बाहुबली, उस समय तो खैर बाहुबली नहीं थे, ब्रजेश सिंह थे, उनके पिता का कत्ल कर दिया। गांव की पट्टेदारी का कुछ विवाद था, उसमें ब्रजेश सिंह के पिता का कत्ल हो गया। उसमें बंसी और पांचू अभियुक्त थे। तो और साधु सिंह के गैंग में बंसी पांचू भी थे और मुख्तार भी थे। और यहाँ से ब्रजेश ने क्या किया कि साधु सिंह का कत्ल किया गाजीपुर जिला अस्पताल में। और यहाँ से शुरू होती है ब्रजेश सिंह की और मुख्तार अंसारी की अदावत। यूपी के गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद सीट मुख्तार के खानदान की राजनीतिक विरासत मानी जाती है। 1980 के बाद से लगातार मुख्तार का परिवार ही लड़ता और जीतता रहा है। ये सीट मुख्तार के भाई अफजाल के पास थी, इसलिए मुख्तार ने गाजीपुर सदर का रुख किया। 1991 में उसने गाजीपुर सदर से गुलाब के निशान के साथ निर्दलीय पर्चा भरा। मुख्तार ने सोचा था कि वो बंदूकों के बल पर चुनाव जीत जाएगा, उसके गैंग की दहशत उसे वोट दिलवा सकती है। लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई में जनता ने पहली बार में ही उसकी दबंगई को खारिज कर दिया और मुख्तार चुनाव हार गया। पहली राजनीतिक हार के बाद मुख्तार ने एक बार फिर गुनाहों की दुनिया का रुख किया। चुनावी हार के बाद जब मुख्तार का सारा जोर सरकारी ठेकों पर था, साल 1996 में मुख्तार ने अपना गाजीपुर जिला छोड़कर मऊ सदर से विधानसभा के लिए पर्चा भरा। इस बार उसकी किस्मत, या यूं कहें कि मऊ के लोगों ने उसका साथ दिया। 1996 में बहुजन समाज पार्टी से मुख्तार पहली बार विधानसभा पहुंचा। साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। साल 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से जीत हासिल की। आखिरी 3 चुनाव अलग अलग जेलों में रहते हुए जीते। 2010 में बीएसपी चीफ ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया था। कौमी एकता दल के नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई। साल 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हुआ। वाराणसी सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों बार हारा। राजनीतिक संरक्षण में मुख्तार के गैंग का साया पूर्वांचल में और प्रभावी होने लगा, लेकिन ब्रजेश सिंह चुप नहीं बैठा। उसने मुख्तार को चुनौती देना जारी रखा। इसी दौर में उसे बीजेपी नेता कृष्णानंद राय का साथ मिला। ब्रजेश सिंह बीजेपी के दबंग नेता कृष्णानंद राय का करीबी बन गया, क्योंकि कृष्णानंद ने मुख्तार की पारिवारिक सीट मोहम्मदाबाद में ही उसे चुनौती दे दी थी। मुख्तार पर उसी के इलाके में फायरिंग हुई। मुख्तार पर हुआ शूट आउट उसरी चट्टी कांड कहा जाता है। मोहम्मदाबाद में उसरी चट्टी नाम की जगह पर हमला हुआ।
15 जुलाई 2001 को मुख्तार अपने काफिले के साथ निकला। गैंग वॉर में होने वाले हमलों को लेकर मुख्तार सतर्क था। मुखबिरी की आशंका में वो रास्ते में गाड़ी बदल लेता था। 15 जुलाई 2001 को भी मुख्तार ने रास्ते में गाड़ी बदल ली। काफिले में शामिल ज्यादातर गाड़ियों का नंबर 0786 था। फिर भी मुखबिरी पक्की निकली और मुख्तार को घेर लिया गया। अपने ऊपर हुए पहले शूटआउट में मुख्तार किसी तरह बच निकला, लेकिन इस घटना ने पूरे पूर्वांचल को दहला दिया था। इल्जाम बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर लगा। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को हरा दिया। 2 साल में मुख्तार को 2 बड़े झटके लग चुके थे, जिसका बदला मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या करके लिया। पहले कृष्णानंद राय ने इनके ऊपर उसरी चट्टी पे के कांड में हमला करवाया, फिर इन्होंने जो है मुन्ना बजरंगी के साथ मिलके कृष्णानंद राय का मर्डर किया और तमाम मर्डर हुए, जिसमें एक नंद किशोर रुंगटा अपहरण कांड हुआ था, जिनकी आज तक लाश नहीं मिली और कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए, क्योंकि जब अपराध जगत में आदमी प्रवेश करता है तो पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो तमाम ठेका पट्टा पूर्वांचल में ब्रिजेश बना मुख्तार की लड़ाई शुरू हो गई। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, मखनू सिंह भी मारे गए, साधु सिंह भी मारे गए। कृष्णानंद राय की हत्या ने राजनीतिक, सामाजिक और अपराध की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ब्रजेश सिंह के राजनीतिक संरक्षक कृष्णानंद राय को मुन्ना बजरंगी ने खत्म कर दिया था। बलिया गाजीपुर के बॉर्डर पर बसनिया चट्टी में गांव के कच्चे रास्ते पर गाड़ी में कृष्णानंद राय और उनके साथियों की लाश पड़ी थी। मुख्तार भले ही जेल में था, लेकिन पुलिस ने उसे ही साजिश का मास्टरमाइंड माना। 7 हत्याएं तो एक साथ कृष्णानंद राय में हुई थी। उसमें कई जो कृष्णानंद राय के अंगरक्षक थे वो भी मारे गए, तो एक साथ 7 लोग मारे गए। तो उसमें मुन्ना बजरंगी भी शामिल था इनके अभियान में, और भी तमाम संजीव जीवा, रामू मल्ला, तमाम लोग उसमें। मुख्तार अंसारी ने जेल में ही रह के साजिश रची थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा अभियोजन का कहना है कि उस समय मुख्तार अंसारी मऊ दंगे के सिलसिले में गाजीपुर जेल में बंद था और वहीं इसकी साजिश रची गई थी कृष्णानंद राय हत्याकांड की। उसके बाद तो जो हत्याएं हुई हैं छिटपुट होती गई हैं, लेकिन सबसे लोमहर्षक हत्या कृष्णानंद राय की थी। मुख्तार अंसारी का लखनऊ में भी सिक्का चलता था। उसके गुर्गों ने लखनऊ को भी अपना अड्डा बना रखा था। मुख्तार के नाम पर फिरौती और अन्य गैर कानूनी काम करते थे। पुलिस रिमांड में देखे तो उसके खिलाफ 9 केस दर्ज थे। यूपी के गाजीपुर में खौफ की जमीन तैयार करने के बाद मुख्तार अंसारी ने एक पैर गुनाहों की दुनिया में जमाया और दूसरा पैर राजनीति में। मेरी एक बार गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाई देता हूँ। रसड़ा में एक टायर बनाने वाले और ये मैकेनिक बाइक का वहां पर था। तो मैं एक बार चुनाव के सिलसिले में आया था, तो मैंने उसको पूछा था कि यहाँ से कौन जीतेगा। अफजाल अंसारी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। उसने बताया चूंकि 786 नंबर की गाड़ियों के काफिले के साथ चलने का शौक मुख्तार अंसारी को था, और पजेरो गाड़ियां और तमाम महंगी गाड़ियां, उसका नाम लेना नहीं, जो भी आप महंगी समझ लीजिए वो सब बेड़े में शामिल है। तो वो रात को मुख्तार अंसारी का काफिला वहां से जा रहा था। जो मेन गाड़ी थी वो उसमें कोई खराबी आ गई, तो उस मैकेनिक ने, जब वो लोग वहां नहीं देख पाए, विदेशी गाड़ी थी, तो उस मैकेनिक ने उनसे पूछा कि मैं इसमें कुछ देखूं, और उसने वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो मुख्तार अंसारी की फैमिली, मुख्तार और अफजाल अंसारी उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना नंबर दिया। और बाद में उसने मुझे बताया, अभी है वो वहां पर मैकेनिक, उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ये आई कि उसने किसी से, जिनसे सूद पर पैसा लिया था और उसका ब्याज नहीं दे पा रहा था, तो वो जमीन लिखाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को इस बात की जानकारी उसने फोन पर दी। उन लोगों ने उस व्यक्ति से, जो वहां के रसूखदार थे, उनसे कहा कि जो पैसा, जो ब्याज बनता है वो कल दोपहर तक आप
आपको मिल जाएगा, मगर आप जमीन नहीं लिखवाएंगे। तो वो आदमी जो उस इलाके का या उस जगह का रसूखदार था, उसने उस मैकेनिक के पास जाके हाथ जोड़ लिया कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कोई सूद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी जमीन नहीं लिखवाऊंगा। तो इस कदर 100-200 किलोमीटर में ये एक धमक थी अंसारी फैमिली की, और ऐसे लोगों की मदद उन्होंने हमेशा की है। लेकिन जो लोग ठीके करते हैं, जो लोग कोयले का व्यवसाय करते हैं, रुंगटा अपहरण कांड सब लोग जानते हैं, जो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए मुख्तार अंसारी क्या थे वो एक अलग चैप्टर है। और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, और जिनकी मदद करते रहे, वो एक अलग चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि एक ही व्यक्ति के, एक ही पर्सनालिटी के दो चेहरे हैं, एक स्याह है और एक सफेद है। मुख्तार सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि समाज और सियासत दोनों के सामने एक सवाल की तरह रहा। मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में गैंगस्टर और गुनाहों का लंबा और खौफनाक इतिहास लिखा, लेकिन जब कानून का राज स्थापित करना हो तो गुनहगार का पद और उसका कद नहीं देखा जाता। कुछ ऐसा ही मुख्तार के साथ भी हुआ। बांदा से अशोक तिवारी और अनुज सिंह, गाजीपुर से अमितेश सिंह के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।